हेलो नमस्कार गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करेंगे मस्त मजे में हो। मैं भी बिल्कुल मस्त मजे में। आपने लगातार कंटिन्यू 10वीं क्लास बोर्ड की परीक्षा यानी चैप्टर देखे होंगे। सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए तेरे के तेरे। अब उनकी जब टेस्ट वर्क मिलेगी या फिर शेखावटी वाले 100 बाई 100 वाले क्वेश्चन पेपर आएंगे तो सोल्व करवा दिए जाएंगे। तब तक हम पढ़ते हैं डिमांडिंग क्लासेस 9th क्लास और सब्जेक्ट साइंस। तो आज पहला चैप्टर देखेंगे 9th क्लास का। चैप्टर कौन सा? फर्स्ट, हमारे आसपास के पदार्थ। कौन सा? हमारे आसपास के पदार्थ। वैसे आपने पढ़ा होगा, फिर भी आज फिर से एक बार और रिवीजन करके देखेंगे। तो चलो देखते हैं। प्राचीन दार्शनिकों ने माना था, क्या माना था? कि हमारा कोई भी पदार्थ है 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसे पंच तत्व कहते हैं। क्या? कि प्राचीन दार्शनिकों ने माना था कि कोई भी पदार्थ है वो पांच पांच तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसे पंच तत्व कहते हैं। क्या? पंच तत्व। कौन कौन से? कौन कौन से? आग, जल, पृथ्वी, पृथ्वी, आकाश, और कौन कौन सा है? अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, और कौन सा है? जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। आ गया जल, आ गया, और कौन सा आ गया? अग्नि आ गया, आकाश और पृथ्वी। एक और है, वो देखेंगे कौन सा है। यानी पांच है वायु। हाँ, तो हमारा वायु छूट रहा था, तो देखो फिर वायु भी होगा इसमें। ये पंच तत्व है। इसके आगे हम देखेंगे कंटिन्यू कि पदार्थ दो प्रकार के गुण पाए जाते हैं। पदार्थ में दो प्रकार के, एक तो भौतिक और एक रासायनिक। एक तो भौतिक, दूसरा कौन सा? रासायनिक। अब भौतिक, इस पार्ट में हम भौतिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे, आगे वाले पार्ट में रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। तो पदार्थ के भौतिक गुण। पदार्थ के भौतिक गुण किस आधार पर? कणों के आधार पर। पदार्थ के भौतिक भौतिक गुण किस आधार पर? तो कणों के आधार पर। पहला, पदार्थ के कणों के आधार पर भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं वो देखना। तो पहले मैं मौखिक रूप से बता रहा हूँ, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, यानी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। दूसरा, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। तीसरा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो तीन ही है। पहला कौन सा है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। छोटे 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 कणों से मिलकर बना होता है। दूसरा, रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान होता है। तीसरा, पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल होता है। पदार्थ के कणों के मध्य क्या होता है? आकर्षण बल। तो ये तो आपके समझ में आया होगा। अब इसी बीच पदार्थ के कण है वो गतिशील होते हैं। पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होता है। चौथा कौन सा लिखेंगे? गतिशील। और ताप बढ़ाने पर गतिशीलता बढ़ती है। कणों की गतिशीलता क्या है? ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, वो आगे देखेंगे। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात गतिज ऊर्जा होती है। ताप बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा तेज हो जाती है, यानी कण है वो कंटिन्यू गति करते रहते हैं। अब इसके आगे देखेंगे क्या? पदार्थ की अवस्थाएं। क्या देखेंगे? पदार्थ की अवस्थाएं। उससे पहले कुछ क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं, बीच वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित पदार्थ तो है कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू, पानी, इत्र। पदार्थ किसे कहते हैं? वो वस्तु दिखनी भी चाहिए और वो किसी स्थान पर रखने पर कोई आयतन भी घेरनी चाहिए, तो इसे क्या कह सकते हैं? कोई पदार्थ है। तो इनमें से देखो, कुर्सी है वो स्थान घेरती है, इसका मतलब आयतन होता है, तो ये पदार्थ है। दूसरा, वायु। वायु कुछ स्थान घेरेगी क्या? अरे वायु कुछ स्थान घेरती है क्या? अगर गुब्बारे में भर दी जाए तो स्थान घेरेगी। और वायुमंडल में देखे तो कुछ ना कुछ आवरण होता है, इसलिए पदार्थ होगा। फिर है सने। सने कोई प्यार, सने प्यार जो भी है ये पदार्थ नहीं है। इसके आगे घृणा। घृणा एक क्रोध या घृणा, इच्छा जो भी है वो पदार्थ नहीं होगा। आगे बादाम। बादाम बिल्कुल एक पदार्थ है। फिर विचार, आपके स्वतंत्र विचार, ये कोई पदार्थ नहीं है। उसके आगे शीत। शीत एक प्रकार की ऋतु है, पदार्थ नहीं है। फिर उसके बाद नींबू पानी। नींबू पानी क्या है? नींबू और पानी एक पदार्थ है। उसके बाद इत्र की सुगंध।
इत्र पूछ लिया जाए तो एक पदार्थ है, लेकिन इत्र की सुगंध एक पदार्थ नहीं है, ये ध्यान में रखना है। कंफ्यूजन वाले वर्ड है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रेक्षणों के कारण बताइए। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आ जाती है आपके पास, लेकिन ठंडे खाने की नहीं, क्यों? तो आपने अभी पढ़ा गतिशीलता, क्या पढ़ा? कणों के मध्य गतिशीलता पाई जाती है या गतिज ऊर्जा होती है, और ताप बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जब खाना गर्म बनाया जाता है तो उनके कणों की गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाएगी, और इसलिए वे कण तेजी से गतिशील करेंगे और वायु में घुलकर दूर बैठे ही हमें गर्म खाने की गंध आ जाती है, और ठंडे खाने में ऐसा नहीं होता। आगे वाला क्वेश्चन है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है अंतराणु कण, यानी हमने पढ़ा कण पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना, अर्थात जल भी किससे बना? छोटे छोटे, और छोटे छोटे कणों के मध्य अंतराण्विक बल पाया जाता है, जिसे आकर्षण बल में हमने पढ़ा, इसकी वजह से वो पानी काट पाता है। आगे वाला पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती? सभी है। पदार्थ के कण छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, पदार्थ के कणों के लिए रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण आकर्षण करने का गुण रखते हैं, और पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। यहाँ तक आपके बिल्कुल कंप्लीटली समझ में आ जाना चाहिए। और आगे हम करेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, पहली ठोस, दूसरी द्रव्य, और तीसरी गैस। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, ठोस, द्रव्य, गैस के बारे में। पहले मौखिक रूप से आप समझ लो, फिर उसके बाद लिखित रूप से बता दी जाएगी। पहली अवस्था है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में कणों के आधार पर देखें तो ठोस के कण है वो बिल्कुल पास पास होते हैं, जबकि द्रव्य के कण है ठोस की तुलना में दूर दूर होते हैं, गैस के कण बहुत ही दूर दूर होते हैं। उदाहरण ले ले, मान लो कि कोई डस्टर है, या फिर ये मार्कर। मार्कर क्या है? ठोस है। क्यों? इसके कण पास पास है, इसलिए ये कठोर है। इस पर ज्यादा बल लगाने पर ये टूट सकता है, लेकिन इसके कण बिखरेंगे तो नहीं ना, बिल्कुल नहीं। दूसरा द्रव्य। द्रव्य में आप जल ले लो, जल के कण है, इन पर दाब लगाने पर वे मुड़ जाते हैं या फ्लेक्सिबल होते हैं। गैस के कण बहुत ही दूर दूर होते हैं। फिर उसके बाद आकार की बात कर ली जाए तो ठोसों का आकार निश्चित होता है, द्रव्य का आकार निश्चित नहीं होगा, क्योंकि जिस पात्र में रखोगे उसी का आकार ग्रहण कर लेगा, और गैस का आकार भी निश्चित होता है। आकार के बाद आयतन की बात कर ली जाए तो ठोस का आयतन निश्चित होता है, द्रव्य का भी आयतन निश्चित होता है, गैस का कोई आयतन निश्चित नहीं होता है। फिर उसके बाद आकर्षण बल की बात कर ली जाए कि कणों के मध्य क्या आकर्षण बल पाया जाता है, तो ठोस में आकर्षण बल सबसे अधिक पाया जाता है, इसीलिए ठोस कठोर होते हैं। याद रखना, ठोस में आकर्षण बल अधिक पाया जाता है, जिसकी वजह से ठोस कठोर होते हैं। उसके बाद ठोस की तुलना में द्रवों में आकर्षण बल कम पाया जाएगा, और द्रव्य से भी सबसे कम किसमें पाया जाएगा? गैस में। अब बात गतिज ऊर्जा की कर ली तो ठोसों में गतिज ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं या नगण्य पाई जाती है, बिल्कुल भी नहीं पाई जाती, क्योंकि क्या ठोस के कणों को गति करते हुए देखा है? नहीं। क्या आपकी कोई टेबल है वो कभी गति करते हुए आई है? क्लासरूम में अगर टेबल पड़ी है तो वो कल भी वही पड़ी रहेगी जहाँ आज पड़ी है। ऐसा तो नहीं ना एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली गई, या पदार्थ या ठोस पदार्थ के कणों के मध्य गतिज ऊर्जा नहीं पाई जाती है। दूसरी द्रव्य में, द्रव्य के कणों के मध्य गतिज ऊर्जा पाई जाती है, जो कि ठोस की तुलना में थोड़ी अधिक। आपने पानी को गर्म किया होगा, उफान की अवस्था आती है ना, अपने आप पानी ऊपर की तरफ आता है, वही। या फिर गैसों में देखोगे तो गतिज ऊर्जा सबसे अधिक। अभी एक क्वेश्चन पूछा था, कौन सा? कि गर्म खाने की गंध दूर बैठे आ जाती है, जबकि ठंडे खाने की नहीं, क्योंकि ताप बढ़ाने पर गैसों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होगी गैसों। उसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं किस पर। उसके बाद एक गुण पाया जाता है पदार्थों में, संपीड्यता, पदार्थ को दबाने का गुण या पदार्थ के दबने का गुण। क्या ठोसों को दबाया जा सकता है? क्या ठोसों को संपीड़ित किया जा सकता है? क्या मैं इसको ऐसे दबाऊं तो ये पिचक सकता है? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। ये टूट सकता है, लेकिन इसमें संपीड़ितता नहीं पाई जाती है, यानी ठोसों में संपीड़ितता बिल्कुल कम पाई जाती है। द्रवों में, द्रवों को आप ठोसों की तुलना में थोड़ा अधिक दबा सकते हो। अरे दबा सकते हो या नहीं? इसका आकार या आकृति अलग अलग होती है, इसीलिए तो बोला था आकार या आकृति अनिश्चित होती है। और गैसों को आप चाहो जिस बर्तन में रख सकते हो, खाली कोई भी बर्तन है उसमें क्या है? गैस। आपने सिलेंडर देखा होगा, घरेलू सिलेंडर एलपीजी वाला, उसमें दबा दबा कर गैस के कणों को आराम से भरा जा सकता है। इत्र देखा होगा, इत्र की बोतल, उसमें भी इत्र को क्या संपीड़ित करके भरा जाता है। तो गैस के कणों को सबसे ज्यादा संपीड़ितता पाई जाती है, सबसे ज्यादा विलयशीलता पाई जाएगी, सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा पाई जाएगी। उसे गैस से कम किसमें? द्रव्य में। और द्रव्य से कम किसमें? ठोस में। ये तीनों चीजें कौन कौन सी? विलयशीलता, और गतिज ऊर्जा, और संपीड़ितता। आगे हम और पढ़ेंगे इसके बारे में लिखित में कि किस प्रकार, चित्र के द्वारा देखेंगे, ठोस, द्रव्य, गैस तीनों अवस्थाएं किसी प्रकार होती है, किस प्रकार कण पास पास होते हैं, क्या क्या होता है। पदार्थ की अवस्थाएं क्या है? पदार्थ की अवस्थाएं।
तीन अवस्थाएं होगी, कौन कौन सी होगी देखना। पहली होती है ठोस, क्या होगी, ठोस। दूसरी होगी द्रव्य, और तीसरी होगी गैस। अब कणों का आकार किस प्रकार होगा वो देखना। अगर मान लो कोई ठोस है तो उसमें कण है वो बिल्कुल निकट निकट होते हैं, बिल्कुल ही निकट निकट होंगे, समझ में आ रहा है, बिल्कुल निकट निकट। इस प्रकार का कणों का आकार होगा। द्रव्य में देखें तो ठोस की तुलना में कम होता है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल नजदीक हो तो होगा लेकिन कुल कम होगा। और गैस में बिल्कुल भी लाइटली होता है, लाइटली का मतलब बहुत ही दूर दूर होता है। अब आकार आकृति की बात कर ली जाए, कण, कण की स्थिति या कण की स्थिति की बात कर ली जाए तो पास पास, पास पास, थोड़ा कम पास, थोड़ा कम पास पास, कम पास पास, इसमें दूर दूर, इसमें क्या पाई जाएगी, दूर दूर। अब दूसरी बात कर ली जाए आकार की, आकार या आकृति, दूसरा गुण आकार। इसमें आकार निश्चित होगा, ठोसों में आकार क्या होता है, निश्चित होता है, अभी बताया था आपको। इसमें आकार निश्चित नहीं होता है, जिस पात्र में रखोगे उसी का आकार ग्रहण कर लेगा, आकार अनिश्चित होता है, अनिश्चित। और इसमें भी आकार या आकृति अनिश्चित होगी, समझ में आ रहा है, आकार या आकृति अनिश्चित होगी। अब इसके आगे वाले में बात कर ले जाए तो आयतन की, ठोसों का आयतन, द्रवों का आयतन, तो इसका आयतन भी निश्चित होता है, इसका आयतन भी निश्चित होगा। और इसका आयतन अनिश्चित, ये निश्चित होता है, सॉरी, 1 किलो 2 किलो 5 किलो जो भी है, इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। इसके दोनों ही अनिश्चित होते हैं, आकार और आकृति दोनों, समझ में आ रहा है। और हर बार परीक्षा में आपने, इस बार अर्धवार्षिक में भी देखा होगा, परीक्षा में सवाल आया है इनके गुणों में, तो अभी अगली बार भी आएगा वार्षिक में भी। इसके बाद है गतिज ऊर्जा, तीसरा पॉइंट क्या आता है, गतिज ऊर्जा। इससे पहले आप आकर्षण ले लो, गतिज ऊर्जा, विलयशीलता, तीनों बाद में देखेंगे। क्या, आकर्षण, कणों के मध्य आकर्षण बल, तो इसमें सर्वाधिक, इसमें क्या पाया जाएगा, सर्वाधिक आकर्षण बल पाया जाता है, सर्वाधिक हो गया। उसके बाद दूसरे में, द्रवों में देखेंगे तो थोड़ा कम, थोड़ा कम आकर्षण होगा, थोड़ा कम। और इसमें सबसे कम, इसमें क्या होगा, सबसे कम। उसके बाद गतिज ऊर्जा की बात कर ली जाए, ऊर्जा, और वो भी कौन सी, गतिज, कण गति करते हैं, हमने ये भी अभी गुण पढ़ा था। उसके बाद विलयशीलता, विलयशीलता, घुलने का गुण, जिसे घुलनशीलता भी बोल सकते हो। ऊर्जा, विलयशीलता और संपीड्यता, संपीड्यता, ये तीनों एक समान चलते हैं। इसमें क्या होगी, सबसे कम, क्या होगी, ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा क्या होगी, सबसे कम या नहीं होगी, नगण्य, नगण्य। फिर विलयशीलता, सबसे कम या नगण्य, सबसे कम या नगण्य होगी। फिर ये भी बिल्कुल नगण्य होगी। अब इसकी तुलना में गतिज ऊर्जा इसमें थोड़ी होती है, इसमें थोड़ा, थोड़ी, थोड़ा या थोड़ा होगी, थोड़ी होगी, वो भी थोड़ी होगी, ये भी थोड़ी होगी। यानी इसमें ऊर्जा, गतिज ऊर्जा भी थोड़ी होती है, और विलयशीलता भी थोड़ी होगी, और संपीड्यता यानी थोड़ा दबने का गुण भी पाया जाएगा। इन इसमें सबसे अधिक तीनों पाए जाते हैं, सबसे अधिक घुलनशीलता होगी, सबसे अधिक ही गतिज ऊर्जा होगी, और सबसे अधिक ही संपीड्यता होगी। तो तीनों आपको समझ में आया होगा, यह है पदार्थ की अवस्थाएं। इसके आगे बात कर ली जाए हम कि किसकी बात कर लेते हैं इसके आगे, इसके आगे बात करेंगे एलपीजी और सीएनजी का पूरा नाम। एलपीजी का पूरा नाम द्रवित पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। फिर सीएनजी का, सीएनजी का पूरा नाम संपीड़ित, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस। उसके बाद किसकी बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे किस पर, कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, क्वेश्चन आंसर। पहला है, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन।
अब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है घनत्व के, तो वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल और चाक, रुई और लोहा। तो इसको मैं किस प्रकार बताओगे? जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका घनत्व अधिक होगा, जिसका आयतन अधिक होगा घनत्व कम होगा। आयतन के आधार पर देखेंगे या द्रव्यमान के आधार पर। द्रव्यमान अधिक किसका है? तो द्रव्यमान अधिक लोहे का होगा, तो उसका घनत्व भी अधिक होगा। समानुपाती जानते हो, तो इसमें क्या है, घनत्व समानुपाती द्रव्यमान और घनत्व व्युत्क्रमानुपाती होता है आयतन के। तो आयतन जितना अधिक होगा घनत्व उतना ही कम, आप कर लेना। दूसरा, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुण में होने के अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। तो ये सारणीबद्ध है, आप सारणी बना सकते हो गुणों की। फिर तीसरा, इसी का भी है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। दृढ़ता, संपीड़ितता, तरलता। तरलता यानी बहने का गुण पाया जाता है, वो किस किस में होगा? द्रव और गैस में होगा। ये दोनों ही तरल होते हैं जबकि ठोस तरल नहीं होते। इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है, तो लिख सकते हो आप 4-4 लाइन। उसके बाद, गैस पूरी तरह बर्तन में को भर देती है और जिसमें इसे रखते हैं, इस पर कारण देना है। तो गैस का में कण क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। और गतिज ऊर्जा क्या होती है? सबसे अधिक होगी। तो कण दूर दूर होंगे और सबसे अधिक होगी, तो इसमें क्या होगा? जिस पात्र में रखा जाएगा वो पात्र पूरा कंप्लीटली भर जाता है। दूसरा, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। लकड़ी के कण पास पास होते हैं और आकर्षण बल सर्वाधिक होगा, इसीलिए लकड़ी की टेबल है वो या मेज है वो कठोर होती है या ठोस होती है। हवा में हम आसानी से अपने हाथ को हिला सकते हैं, लेकिन ठोस लकड़ी के टुकड़े से हाथ चलाने पर खराटे में दर्द होना पड़ता है, क्योंकि हवा में आकर्षण बल कम पाया जाता है, कणों के में आकर्षण बल कम पाया जाता है, इसलिए आप आसानी से अपना हाथ निकाल सकते हैं। जबकि ठोस के कण पास पास होने की वजह से, इसमें आकर्षण बल अधिक होने की वजह से हम आराम से मेज में या लकड़ी में हाथ नहीं चला सकते। तो ये प्रश्न उत्तर हुए। इसके बाद है, पदार्थ अपनी अवस्था को किस प्रकार बदलते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आगे बढ़ा भी। और पहले मौखिक रूप से आप सुन लो, पदार्थ अपने अवस्था किस प्रकार बदलते हैं। हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में किस प्रकार, एक अवस्था होती है ठोस, दूसरी होती है द्रव्य, तीसरी होती है गैस, किस प्रकार बदलते हैं। अब आप ठोस को ले लीजिए या द्रव्य को ले लीजिए, उदाहरण के रूप में जल। जल को जब हम ठंडा करते हैं या बिल्कुल और ज्यादा ठंडा करते हैं तो वो बर्फ बन जाता है, किसमें? ठोस में परिवर्तित हो जाता है। और फिर जल को हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं, बहुत ज्यादा गर्म करते हैं तो वो वाष्प में या गैस में बदल जाता है। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। और जल का बर्फ के रूप में जमना क्या कहलाता है? किसके वजह से बर्फ में जमता है? क्वथनांक या हिमांक की वजह से? हिमांक की वजह से जमेगा। क्यों रे, समझ में आ रहा है? हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट भी बैठे हैं लेकिन ये बिल्कुल देख ही रहे हैं, बता कुछ नहीं रहे। जल का बर्फ के रूप में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? हिमांक या क्वथनांक? हिमांक। फिर जल का गैस के रूप में बदलना या वाष्प के रूप में बदलना क्वथनांक के कारण होता है। तो अब बात कर ली जाए जल का क्वथनांक कितना होता है। जल का हिमांक तो होगा 0 डिग्री सेल्सियस और जल का क्वथनांक होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा। समझ में आ रहा है? 100 डिग्री सेल्सियस। और इसकी बात कर ली जाए केल्विन में तो 273 केल्विन होता है और ये होगा 373 केल्विन। तो बात आगे भी करेंगे तापमान पर भी, उससे पहले अवस्था परिवर्तन किस प्रकार होता है वो खेल देखेंगे। आगे देखते रहें कंटिन्यू। अवस्था का परिवर्तन किस प्रकार, क्यों मजा आ रहा होगा क्लास में? बिल्कुल आएगा। ये तो आज पहली क्लास थी तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगी आपको, लेकिन बाकी कंटिन्यू देखने पर या फिर आपका रिवीजन होता रहेगा। चैप्टर अब मैंने ही पढ़ाया है आपको। उसके बाद अवस्था का परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन किस प्रकार होगा वो देखेंगे। एक ही चित्र के माध्यम से सारा सब कुछ खेल खत्म कर देंगे अभी के अभी। अवस्था परिवर्तित किस प्रकार होगी, दो चित्रों के माध्यम से देखना है। ठोस अवस्था, अवस्था का द्रव्य अवस्था में परिवर्तन या रूपांतरण। दूसरा क्या है? द्रव्य अवस्था, द्रव्य अवस्था। फिर क्या है तीसरा? गैसीय अवस्था, गैस अवस्था। समझ आ रहा? एक दूसरा चित्र हम बना रहे हैं वो ऐसे होगा, द्रव्य अवस्था, द्रव्य अवस्था। फिर क्या होगा? द्रव्य अवस्था के बाद ठोस अवस्था होगा, ठोस अवस्था के बाद क्या होगा? गैस अवस्था होगा, गैस अवस्था, गैस अवस्था। कहीं कहीं घटनाएं होगी वो आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना कौन कौन सी घटनाएं होती है, तो देखना किस प्रकार की घटना होगी। ठोस
ठोस से द्रव्य बनेगा, और ये भी हो सकता है, फिर ये भी होगा, ये भी हो सकता है। चलो उल्टा बना रहा हूँ मैं, आप ध्यान से देखना। देखो देखो किस प्रकार होगा। पहले ठोस अवस्था को द्रव्य अवस्था में बदलना, ठोस अवस्था को द्रव्य अवस्था में बदलना किस प्रकार होता है। इसमें दो प्रभाव होते हैं, एक तो ताप का प्रभाव और एक दाब का प्रभाव। पहले सुन लो ये ताप के प्रभाव और दाब के प्रभाव क्या है। ताप का प्रभाव, फिर दूसरा क्या होता है, दाब का प्रभाव, वो भी देख लेना। दूसरा कौन सा होगा, दाब का प्रभाव, दाब का प्रभाव देखना तो किस प्रकार होगा। ताप का प्रभाव, ठोसों के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अत्यधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं और ऊर्जा उष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा के कणों के मध्य आकर्षण बल को पार कर लेते हैं। समझ में आ रहा है। वह न्यूनतम तापमान, वह न्यूनतम तापमान जिस पर ठोस पिघल कर द्रव्य में परिवर्तित होता है, वह न्यूनतम, वह न्यूनतम तापमान, वह न्यूनतम तापमान जिस पर, जिस पर ठोस पिघल कर, ठोस पिघल कर, पिघल कर द्रव्य में परिवर्तित होता है, द्रव्य में परिवर्तित होता है, क्या कहलाता है, वे परिवर्तित होता है, संगलन कहलाता है या गलनांक कहलाता है। ठोस पिघल कर द्रव्य में परिवर्तित होता है तो गलनांक कहलाता है, गलनांक या हिमांक कुछ भी कह सकते हैं, गलनांक कहलाता है। तो गलनांक के बारे में तो पता चल ही गया होगा। एग्जाम्पल हम किसका लेंगे, बर्फ का, किसका लेंगे, बर्फ का, बर्फ। अब क्या हुआ, जब बर्फ लिया और बर्फ को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है या दैनिक कमरे के तापमान पर रख दिया जाता है तो बर्फ धीरे धीरे द्रव अवस्था में यानी जल में परिवर्तित तो हो जाने लग जाती है। उसमें होता क्या है, बर्फ के कणों के मध्य तापमान बढ़ा दिया जाए तो कण पिघल कर तेजी से गति करने लगते हैं और द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। ये घटना होती है ताप के प्रभाव के कारण। और बर्फ का गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड हिमांक या बर्फ का, बर्फ का गलनांक, बर्फ का गलनांक कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। सही है रे, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। अब बात कर लेते हैं जल की, एक अवस्था तो परिवर्तित हुई, अब बात कर लेते हैं गैस की। तो और उच्च ताप पर जल को गर्म करेंगे तो वो वाष्प में परिवर्तित होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और किस वजह से होगा वो भी देख लेना, किसके कारण होगा। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया तापमान समान रहता है तो उसमें ऊर्जा कहा जाती है, ये अलग चीज थी। फिर उसके बाद क्या होता है, जब जल को और अधिक उष्मा दी जाती है तो वह द्रव्य अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। वह अधिकतम तापमान जिस पर द्रव्य यानी द्रव्य अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है या द्रव्य अवस्था से वाष्प अवस्था में आता है उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक, क्वथनांक। समझ आ रहा है, क्वथनांक यानी जल का क्वथनांक कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। उसके बाद बात कर ली जाती है, यहाँ पर उष्मा होगी वो प्रसुप्त उष्मा यानी संगलन या गलनांक की वो देखना आप कौन सी गुप्त उष्मा होगी वो भी। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव्य में बदलने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की गुप्त उष्मा या प्रसुप्त उष्मा कहते हैं। 1 kg ठोस को द्रव्य में परिवर्तित करने के लिए प्रसुप्त उष्मा होती है, संगलन या गलन गुप्त उष्मा को क्या कहते हैं, कौन सी गुप्त उष्मा कहते हैं, उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की गुप्त उष्मा, संगलन, संगलन की गुप्त उष्मा कहते हैं। समझ में आ रहा है, गुप्त उष्मा और संगलन की गुप्त उष्मा कहते हैं। और दूसरों कौन सी होती है, संगलन के बाद 1 kg द्रव्य को वाष्प में परिवर्तित करने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा। किसकी, वाष्पीकरण की
गुप्त उष्मा। तो आपके समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम कंटिन्यू। तो किसकी बात कर लेते हैं अब, दाब का प्रभाव। ये तो था ताप का प्रभाव, अब देखते हैं दाब का प्रभाव। यहां तक हम पहुंच गए वाष्प से। अब क्या बोला जाएगा, अब पहले मौखिक रूप से समझो। जो भी वाष्प है या वाष्प को इकट्ठा करके दबाया जाएगा, दाब का मतलब है उस पर दाब लगाया जाएगा, तो वह द्रव्य में परिवर्तित होगी कि नहीं होगी, द्रव्य अवस्था में हो जाएगी। इसका कुछ एग्जाम्पल देखो। पहला एग्जाम्पल है ईतर। जब ईतर क्या होता है, गैसीय अवस्था में होता है, तो उसको दबाकर किसी बोतल में भरा जाता है, तो उसके कण इतने पास पास आ जाते हैं कि वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। समझ में आ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देख लो। आपने घरेलू यानी घरेलू ईंधन एलपीजी काम में ली थी, द्रवित पेट्रोलियम गैस। अब उसके कण भी, वो भी गैस अवस्था में होती है, लेकिन उसको इतना दबाया जाता है, इतना दबाया जाता है कि वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। समझ में आ रहा है। ये था दाब का प्रभाव। अब उसके बाद ये अगर द्रव अवस्था में जल को भी उतना ही दबाया जाए तो ठोस अवस्था में भी परिवर्तित किया जा सकता है। जल के नहीं तो किसी दूसरे एग्जाम्पल को देख लेना। समझ में आ रहा है। दूसरे एग्जाम्पल को देख सकते हैं। अब है दाब का प्रभाव। उससे पहले दो परिभाषाएं हैं। ठोस अवस्था का, ठोस अवस्था का द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही गैस अवस्था में जाना क्या कहलाता है, उद्रवय, उद्रवय पातन। क्या कहलाता है, उद्रवय पातन। अब है गैस अवस्था का ठोस अवस्था में आना क्या कहलाता है, निक्षेपण, निक्षेपण। अब दोनों में अंतर पूछ लिया जाए तो ये अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है, जबकि वो क्या है, उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय क्या होता है, उत्क्रमणीय का मतलब है ठोस से द्रव्य अवस्था में, यानी एक बार ही परिवर्तन होता है, वापस नहीं होगा, तो अनुत्क्रमणीय। और उसमें क्या होता है, अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक बनाया जा सकता है, वो क्या होता है, निक्षेपण। उसे उत्क्रमणीय वो कहा जाता है और इसको अनुत्क्रमणीय कहा जाता है। उसके आगे दाब का प्रभाव पड़ेंगे। घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। किसी भी सिलेंडर में भरी गैस का दाब लगाने पर, संपीड़न करने पर क्या होगा, इसके अलावा कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और दाब घटने पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। दाब के बढ़ने पर, तापमान घटने पर द्रव्य अवस्था या गैस अवस्था द्रव्य में बदल सकती है। फिर एक एटमॉस्फेयर हो, यानी वायुमंडलीय दाब की माप 1 एटमॉस्फेयर हो, तो ठोस CO2 द्रव्य अवस्था में आए बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ। एक शुष्क बर्फ नाम आता है। अगर वायुमंडलीय दाब, शुष्क बर्फ, अगर वायुमंडलीय दाब की माप 1 ATM या 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, तो इसे क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं। अब उसके बाद ये हमने देख लिया, पहला ठोस से द्रव्य, द्रव्य से गैस, गैस से वापस, और उदरपातन देखा, संगलन की गुप्त उष्मा, वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा, निक्षेपण, सारे सब कुछ देख लिया, क्वथनांक, गलनांक जो भी था। अब एक और है इसी का, जो मैं ये मिटाकर बता रहा हूँ वापस आपको। ठोस अवस्था, द्रव्य अवस्था और गैस अवस्था, सारे सब कुछ किस प्रकार, कौन सी प्रक्रिया कहाँ पर होगी, कैसे होगी, देखना आप बिल्कुल कंटिन्यू। और मजा आ रहा हो तो कमेंट में लिख लेना कि भाई मजा आ रहा है, तो बिल्कुल रेस्पॉन्स भी मिलता रहेगा। ये होती है 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव्य, गैस। अब जो भी हमने अभी पढ़ा है वही लिखेंगे। ठोस अवस्था से द्रव्य अवस्था में परिवर्तन होना को क्या कहते हैं, संगलन। अभी पढ़ा है, संगलन कहते हैं, संगलन। फिर द्रव्य अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। क्या कहा जाता है, वाष्पीकरण। इससे याद रखना है सारा सब कुछ, खेल जो भी है, वाष्पीकरण। अब फिर देखेंगे कि गैस अवस्था ठोस अवस्था में किस विधि द्वारा आती है, निक्षेपण। किस अवस्था द्वारा, निक्षेपण। और निक्षेपण के विपरीत कौन सी प्रक्रिया होती है, उदर्व्य पातन। तो ठोस से गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है, उदर्व्य पातन, उदर्व्य पातन। अब हम आगे बात कर लेते हैं किस पर, किस पर बात कर लेते हैं, उल्टा चलते हैं। गैस अवस्था से द्रव्य अवस्था में परिवर्तन होना कहलाता क्या कहलाता है, इसमें क्या होता है, संघनन। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संघनन। संघनन वही दाब का प्रभाव। फिर द्रव्य अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं, जमना। अरे बर्फ जमाया है आपने, जमना। अब बात कर लेते हैं संघनन पर। यह नया शब्द है। आपने देखा होगा जब किसी पानी को गर्म किया जाता है तो उसकी भाप बनती है, तो भाप के ऊपर वापस ढक्कन लगाना है, ढक्कन के ऊपर क्या रख देनी है, बर्फ।
तो बर्फ रख देने पर क्या होता, वो वाष्प वापस जमने लगती है, किसमें, द्रव्य में परिवर्तित हो जाती है, उसे दूसरे पात्र में एकत्रित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। और जमना तो आपको आता है, किसी भी द्रव्य को हम रेफ्रिजरेटर या फ्रिज के माध्यम से जमाते हैं। उसके आगे देखेंगे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, कुछ क्वेश्चन किस पर दे रखे हैं, वो क्वेश्चन दे रखे हैं ताप को, ताप का मात्रक या मापन। एक तो हमने मात्रक पढ़ा था सेल्सियस, दूसरा पढ़ा था केल्विन, उसमें क्या अंतर होता है, किस प्रकार सीखते हैं वो देखेंगे। तापमान को परिवर्तित करना, समझ में आ रहा है, ताप का एक यूनिट से दूसरे यूनिट में परिवर्तन, तो देखना किस प्रकार होगा। ताप का तापमान तापमान को बदलना, तापमान को बदलना, ताप किस प्रकार बदलता है, दो प्रकार से। पहला, सेल्सियस को सेल्सियस को सेल्सियस को सेल्सियस को केल्विन में बदलना, केल्विन में बदलना। और दूसरा क्या है, एक एक शब्द दूंगा उससे याद रखना है आपको, केल्विन से केल्विन से केल्विन से वापस सेल्सियस में बदलना, सेल्सियस में बदलना। तो देखना किस प्रकार बदला जाता है, क्या क्या होता है, जो भी होता है आपकी आंखों के सामने होगा। अब सेल्सियस है तो सेल्सियस लिख दो, केल्विन है तो केल्विन लिख दो। अंतर कितने का है, पहला देखना है अंतर कितने का है। सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो अंतर कितने का है, ये 273 से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 273.15 केल्विन, जबकि 273 ये लिखा जाता है, ये 0 डिग्री से। अंतर अगर इस तरफ में क्या जोड़ दूं, 273 जोड़ दूं तो बराबर रख सकते हैं। तो सी में क्या जोड़ना है, 273 बराबर किसके कर देना है, केल्विन के। तो अगर कोई भी सेल्सियस मान होगा उसमें आप 273 केल्विन या 273 संख्या जोड़ देने पर किसमें प्राप्त होगा, केल्विन में। आया कि नहीं आया समझ में, गणितीय रूप। अरे गणितीय रूप से याद कितने रखोगे, पूरी किताब की याद थोड़ी कर सकते हो। ट्रिक होनी चाहिए कि अगर सेल्सियस में जो भी वैल्यू दे रखी है उसमें 273 जोड़ देने पर केल्विन प्राप्त होगा। अब दूसरा, केल्विन से सेल्सियस किस प्रकार बनता है, केल्विन से सेल्सियस किस प्रकार बनता है। अब जो भी केल्विन मान दे रखा है वही, केल्विन की जगह केल्विन, सेल्सियस की जगह सेल्सियस। अंतर कितने का रहा, 273 का। ये कहां से स्टार्ट होता है, 273 से। इसका मतलब है सेल्सियस में बदलने के लिए उसमें से क्या घटाओ, 273 घटा दो और बराबर रख दो। अगर इसको 0 करूं तो इसकी पहले से वैल्यू के की क्या है, 273 है, तो इसमें से 273 घटाने पर सेल्सियस में परिवर्तित हो जाए। ये दो फॉर्मूले आते हैं, इन दोनों फॉर्मूलों से आप, और इनका भी एक नंबर का सवाल आता है, चैलेंज करके क्लास में बताया था और आया भी था, संख्या भी चेंज नहीं आई। अब बात कर लेते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो, एग्जांपल ले लेते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, तो सेल्सियस की जगह क्या लिखना है, 0, 273, तो डायरेक्ट केल्विन में मान कितना आया, 273। उसी प्रकार मैं बोल दूं 300 केल्विन, क्या बोल दूं, 300 केल्विन को सेल्सियस में बदलो। 300 केल्विन को सेल्सियस में बदलो, केल्विन की जगह केल्विन का मान रख दो, 300 माइनस 273, समझ में आ रहा। तो जो भी वैल्यू आएगी वो सी में आएगी। कितनी आएगी, तो 27 आएगी। कैसे आएगी, 300 में से 273 घटाने पर आएगी 27 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं कि जल का या बर्फ का जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, उसे केल्विन में बदलो। तो 100 डिग्री सेल्सियस की जगह सेल्सियस रख दो, 100 प्लस 273 कितना होता है, 373। तो आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया, तो आएगा। आगे बात कर लेते हैं 573 केल्विन को सेल्सियस में बदलो। दो दो उदाहरण दे दिए, इसमें से घटा लो 273। क्यों घटा लेते, केल्विन में वैल्यू केल्विन की जगह रख दो। तो 273 घटाने पर कितना आता है रे, तो वे आएगा 300 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया होगा, यानी किस प्रकार चेंज। अब किताब वाला क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित तापमानों को हम अब सॉल्व करेंगे, आप मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाओगे। अगर कोई पार्ट अच्छा लगे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो को बीच में ही रोक करके। और अगर इस क्लास का रेस्पॉन्स अच्छा रहा या आपको वीडियो अच्छा लग रहा है
तो आप अपने मित्रों को भेजोगे, फॉरवर्ड तो करोगे, उसमें तो कोई संशय वाली बात नहीं। अगर इसका रेस्पॉन्स अच्छा आया तो आगे वाली क्लास बहुत ही जल्दी आएगी, बहुत ही बड़ी आएगी, एक ही चैप्टर एक ही क्लास में पूरा करवा दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? तो पहला दे रखा है कि आपको बदलना किसमें है, तापमानों को सेल्सियस में बदलो। 300 दे रखा है, 300 केल्विन दे रखा है, और फिर क्या दे रखा है, 573 केल्विन। दोनों ही मैंने करवा दी। किस प्रकार का, के प्लस के में से क्या करते हैं, घटाते हैं, के में से क्या करते हैं, घटाते हैं, यही फॉर्मूला है। 300 में से 273 घटा दो, कितने आएगा आंसर, तो आंसर आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। फिर इसमें से 300 घटा दो, या 273 घटाना है, 273, तो इसका भी आंसर आ जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। फिर दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, सेल्सियस को वापस केल्विन में बदलो। उसमें क्या करते हैं, सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए सी में 273 जोड़ते हैं, के में से 273 घटा देते हैं, यही फॉर्मूला था याद करने का। फिर इसमें सी का मान कितना, 250 दे रखा है, 250 प्लस 273 कितने होते हैं, 200 200 400, 50 50 और 300, और फिर ऊपर 23 है, तो कितने हुए, अरे कितने हुए, 250 250 500 523, कितने आएगा, 523 डिग्री केल्विन, या 523 केल्विन आंसर आ जाएगा। 523 ही आ रहा होगा, क्यों 523 ही आएगा। फिर दूसरा देखें तो 100 डिग्री सेल्सियस है, कितना, 100, तो हम क्या करते हैं, सेल्सियस की जगह 100 रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 373। समझ आ रहा है? दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है, अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है, तो क्यों रहता है, किसी पदार्थ की अवस्था बदलने के दौरान तापमान स्थिर, अगर दाब का प्रभाव होगा और पदार्थों का संपीड़न किया जाएगा तो तापमान क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। समझ आ रहा है? और क्यों रहेगा, क्योंकि उसका कोई रोल नहीं है उस टाइम, क्या दाब एक्टिव है। दूसरा, वायुमंडलीय गैसों को द्रव्य में परिवर्तित करने के लिए कोई विधि, तो हम उसका तापमान कम करेंगे और उस पर दाब का बढ़ाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। गैसों को द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए क्या करते हैं, ताप को कम कर देते हैं, दाब को बढ़ा देते हैं, यही है। उसके बाद है वाष्पीकरण। उसके बाद वाला टॉपिक कौन सा है, वाष्पीकरण। बहुत अच्छा टॉपिक है, और लास्ट भी टॉपिक बोल सकते हैं इसको क्लास का, बहुत ही छोटा ही पार्ट है। 10वीं क्लास में जब एक एक घंटे 4 4 मिनट की क्लासें लगती थी, तो ये तो मेरे को लग रहा है कि आधे पौन घंटे की क्लास होगी। अब है लास्ट टॉपिक क्या, वाष्पीकरण। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी पिक किया जा सकता है कौन सा क्वेश्चन, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम पहले देखेंगे वाष्पीकरण। पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना पड़ता है। हम देखते हैं कि कोई द्रव्य वाष्प अवस्था में बदल रहा है, द्रव्य से क्या वाष्प बन रहा है, तो कुछ करना पड़ता है। जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित, अगर मान लो आप जल को खुला छोड़ देते हो तो वो धीरे धीरे क्या वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। या ऐसे देखो इसकी परिभाषा वाष्पीकरण की, कि किसी पदार्थ का द्रव्य अवस्था से वाष्प में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण। या किसी द्रव्य का वाष्प में बदलना या परिवर्तित होना या परिवर्तित होने की प्रक्रिया, वाष्पीकरण। और वाष्पीकरण किस पर होगा, ताप पर निर्भर होता है। ताप बढ़ाने पर वाष्पीकरण अधिक होगा, और ताप कम कर देने पर वाष्पीकरण कम होगा। अब आगे देखेंगे, गीले कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, किसकी वजह से, वाष्पीकरण की वजह से। पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं, ये कभी रुकते नहीं है। एक निश्चित ताप पर गैस, द्रव्य, ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में गतिज ऊर्जा होती है, दूसरे कण आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम ताप पर द्रव्य वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण। द्रव्य से वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। अब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से कारक है वो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं। 4 5 कारक है। पहला, सतही क्षेत्रफल। क्या, सतही क्षेत्रफल। सतही क्षेत्रफल बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है रे। समझ में आ रहा है? इससे भी कोई क्वेश्चन पुटअप किया होगा, कौन सा किया है, कि वाष्पीकरण की एक सतही प्रक्रिया है, सतह क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सूखने के लिए उन्हें फैलाना पड़ता है, कपड़े सुखाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसे फैलाना पड़ता है। दूसरा, ताप का में वृद्धि। दूसरा क्या है, तापमान में वृद्धि। तापमान में वृद्धि, ताप में वृद्धि करते हैं। ताप में वृद्धि करने पर क्या होता है, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। इससे भी कोई क्वेश्चन आया होगा।
तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। तीसरा, आर्द्रता में कमी। देखो देखे क्या होता है, आर्द्रता में कमी किस प्रकार की जाती है या होती है। वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जलवाष्प की मात्रा क्या कहलाती है? आर्द्रता। और जिस दिन ये सर्दियों में धुंध आती है उस दिन आर्द्रता की मात्रा बढ़ जाती है। उसके बाद, किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जलवाष्प होता है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से अधिक होती है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है, यानी वाष्पीकरण की दर है वो घट जाएगी आर्द्रता अधिक होने पर, और आर्द्रता में कमी आने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। फिर वायु की गति में वृद्धि। वायु की गति में चौथा पॉइंट है वृद्धि। वायु की गति में वृद्धि। देखो किस प्रकार वृद्धि करनी है, क्या क्या जो भी होता है। तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, ये तो आप आम बात है, आप सभी देखते हो रोजाना। जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं और आसपास के जलवाष्प की मात्रा भी घट जाती है। फिर है शीतलता का प्रभाव। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? वाष्पीकरण के कारण क्या होगी? शीतलता। वाष्पीकरण के कारण शीतलता। शीतलता समझ में आ रहा होगा। खुले हुए बर्तन में रखे द्रव्य में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव्य के कण अपने पास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इसी तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषण के कारण शीतलता हो जाती है। इसका एग्जाम्पल देखना, जब एसीटोन या नाखून पॉलिश हटाने वाला द्रव्य को अपनी हथेली में गिराते हैं तो क्या ठंड का अनुभव होता है? हाँ, क्योंकि वहां के कण है वो दूर दूर चले जाते हैं और वहां पर ठंड का एहसास होता है या शीतलता, हम हथेली पर शीतलता महसूस करते हैं। आसपास के कणों की ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं। और शीतलता, तेज धूप वाले दिन या गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत पर क्या या खुले स्थान पर जल का छिड़काव करते हैं, क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा गर्म स्थान या गर्म सतह को शीतल बनाती है और वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के ये उदाहरण दे सकते हो आप। अब एक उदाहरण और है, गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? क्योंकि ये पसीना सोखेंगे, पसीना सोखने पर वाष्पीकरण होगा और वाष्पीकरण होने से हमें ठंड का एहसास होगा। उसके बाद है, बर्फीले जल से भरे गिलास के बाहरी सतह पर जल की बूंदें नजर आती है, क्यों? तो क्यों आती है? तो जब बाहरी सतह पर बूंदें नजर आने लगेगी क्योंकि वायु में उपस्थित जलवाष्प भी ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाएगी। जलवाष्प में जो ऊर्जा होगी वो भी ठंडे पानी के संपर्क में आएगी तो कम हो जाएगी और यहाँ द्रव्य अवस्था में बदल जाएगी और हमें बर्फीले जल से भरे गिलास के चारों तरफ बूंदें नजर आती है। अब कुछ क्वेश्चन है, गर्म व शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? भाई ऊर्जा अवशोषित कर लेगा या वाष्पीकृत कर देता है और वहां पर ठंडा या ठंड का ज्यादा एहसास होगा। गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? क्योंकि घड़े के कणों के मध्य छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनसे कंटिन्यू पानी लगातार बहता रहता है। पानी लगातार बहता रहेगा तो उसके आसपास की जो भी ऊर्जा होगी वो अवशोषित हो जाएगी और ऊर्जा कम हो जाने पर घड़ा है या घड़े के चारों तरफ का इन्वायरमेंट ठंडा रहेगा, इसलिए घड़ा भी या घड़े में पानी भी ठंडा रहेगा। एसीटोन या पेट्रोल इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी हो जाती है, वही ऊर्जा का कारण या वाष्पीकरण के कारण। कप की अपेक्षा प्लेट में वही सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। उसके बाद, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? तो अभी पढ़ा था, सूती कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि वो पसीना ज्यादा सोखते हैं, पसीना सोखकर वाष्पीकरण कर देते हैं। अब अभ्यास प्रश्न की बात कर ली जाए, वैसे करनी तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी कर लेते हैं, हमने करा रखे हैं। एकमात्र मैं हूं कि मैंने 9th क्लास के सारे अभ्यास प्रश्न करवाए। पहला, वही 300 केल्विन को सेल्सियस में बदलो तो 27 आएगा आंसर। 573 केल्विन में से 273 यानी 573 केल्विन है उसमें से 273 घटाने पर कितना आता है? 300 डिग्री सेल्सियस आंसर आएगा, अभी करवाया था। दूसरा प्रश्न है, निम्न तापमानों को केल्विन में बदलो तो 25 डिग्री सेल्सियस है तो 298 आ जाएगा। 273 प्लस 25 कितना आता है? 298 आंसर आ जाएगा। अंगुलियों पर याद होने चाहिए आपको आंसर। फिर दूसरा है, 373 डिग्री सेल्सियस इसे केल्विन में किस प्रकार बदलोगे? तो किस प्रकार बदलोगे?
अरे 25 सेल्सियस है, उसका 291 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ये सेल्सियस में, इसको केल्विन में बदलना है। केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं? सही है, वही आएगा। और उसमें अब 373 डिग्री सेल्सियस है, तो उसको सेल्सियस को केल्विन में बदलो। किस प्रकार बदलोगे? सेल्सियस को केल्विन में बदलो, तो इसमें 273 जोड़ दो। 273 जोड़ देने पर कितने, 626 आंसर आएंगे क्या? 626 नहीं आएंगे, 646 के लगभग आएंगे, देख लेना आप। फिर नेपथलीन को रखा रहने देने के कुछ समय पश्चात ठोस पदार्थ छोड़े भी नहीं अवशेष, वही ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया होगी नेपथी नेपथलीन में। फिर है हम ईथर की गंध दूर बैठे आ जाती है, क्योंकि गैस के कणों के मध्य विलयशीलता या घुलनशीलता सबसे अधिक होगी। दूसरा, आगे चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित पदार्थों में उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण बल के लिए जल, चीनी, ऑक्सीजन, सबसे अधिक आकर्षण बल हमें पता है ठोस में होता है। तो चीनी के कण क्या होते हैं? ठोस होते हैं, तो इनमें के मध्य आकर्षण बल अधिक होगा। उसके बाद जल में, और उसके बाद गैस में। गैस के कण कौन कौन से होते हैं? ऑक्सीजन देर का एग्जाम्पल। अब है निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था। 25 डिग्री सेल्सियस 22 डिग्री के लगभग कमरे का सामान्य तापमान माना जाता है। तो यहाँ 25 है, तो कमरे का तापमान ले सकते हो। फिर 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस आप बर्फ के जमने की अवस्था, हिमांक ले सकते हो। फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर अवस्था क्या होगी? गैसीय अवस्था होगी। 0 डिग्री पर ठोस, और 100 डिग्री पर गैस, और जो 25 डिग्री सेल्सियस है उस पर द्रव अवस्था ले सकते हो। और उसके बाद है पुष्टि कीजिए या कारण बताइए, जल कमरे के ताप पर द्रव है, क्योंकि जल का सामान्य तापमान लगभग 22 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है, और वहां पर कौन सी अवस्था होगी? द्रव अवस्था होगी। कब कब होती है द्रव अवस्था? 0 से बड़ी और 100 से छोटी, जो भी अवस्थाएं होंगी वो द्रव अवस्था में होगी। लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस होती है, क्यों? लोहे की अलमारी है वो कमरे के ताप पर ठोस होती है, क्योंकि लोहे का गलनांक उच्च होने की वजह से। उसके बाद 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने तथा जल की इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक होगा। यानी 273 का मतलब 0 डिग्री पर बर्फ को ठंडा करने पर, जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर, बर्फ की तुलना में क्या, जल को ठंडा करने पर। अरे 0 डिग्री उसका क्या, हिमांक या गलनांक बिंदु होता है, इसी वजह से शीतलता का अधिक प्रभाव होता है। क्योंकि और गुप्त उष्मा के कारण भी हो सकता है, गुप्त उष्मा के अतिरिक्त उष्मा के कारण होता है। अरे गुप्त उष्मा नहीं सुनी है क्या? संगलन की गुप्त उष्मा और वाष्पीकरण की, उसके कारण उबलते हुए जल तथा भाप में, यानी भाप की वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा अधिक होने की वजह से उसमें जलन का एहसास अधिक होगा। आगे वाला क्वेश्चन, आगे वाला है पहली, जो कि हम नहीं करेंगे, पहली सुलझाओ आप। उम्मीद करेंगे वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। और आज अगर टारगेट देंगे 500 व्यूज, आप अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। सभी को वीडियो दिखाना है, शुरू से लास्ट तक दिखाना है। अगर कोई भी पार्ट समझ में ना आए तो कमेंट में जरूर बताएंगे, अच्छा लगेगा तो भी बताएंगे, कोई त्रुटि रहती है तो भी बताएंगे। धन्यवाद।